जय हिंद एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 में और यूपीपीसीएस मेंस 2025 जो होने जा रहा है, इसमें यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, टॉपिक है मनी कंट्रोल का। एक इमेज डिस्प्ले हो रहा है जिसपे लिखा हुआ है ₹90। मतलब यहाँ डॉलर से कंपेयर कर रहा है रुपए को, कह रहा है $1 अब क्या हो गया है, ₹90 के बराबर। यानी रुपया आपका क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। इसी तरीके से इंडिया टुडे ने अपने न्यूज में हेडलाइन बनाया कि रुपी हिट्स ऑल टाइम लो, स्लिप पास 90 अगेंस्ट यूएस डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले। कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा के देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, मनी कंट्रोल हो, कोई भी, सब जगह यह मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। और स्वाभाविक भी है, क्योंकि यह भारत के लिए बहुत गंभीर विषय है। और जैसे ही यह भारत के लिए गंभीर विषय होता है, तुरंत हमारे जैसे एस्पिरेंट के लिए ये बहुत क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पर हम क्या करें, समझ विकसित करें, क्योंकि हम ही आगे जाकर के इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम एक मेंस का क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बेसिस पर हम इसे आपको सॉल्व करके बता रहे हैं पूरे मुद्दे को। इससे आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी डील हो जाएगा और मेंस का भी क्वेश्चन डील हो जाएगा। और साथ ही मैं आपको एक साइंटिफिक तरीका बताऊंगा कि कभी भी किसी प्रश्न को हल करिए तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उसको फॉलो करिए। इससे कभी भी आपके क्वेश्चन का गलत आंसर देने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी, वो घट जाएगी। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला हमने बनाया है DWTRP। यह फॉर्मूला देखने में बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन आप एक चैनल का नाम सुने होंगे, BBC, वो चर्चित चैनल है। इसी तरीके से DW एक चैनल है, क्या है, टीवी चैनल है, और चैनल की अपनी TRP होती है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो यह फॉर्मूला याद रखने में आसान होगा कि DW एक चैनल है और उसकी TRP, DWTRP, इसका काम होता है प्रश्न की मांग को डिकोड करना, क्वेश्चन की डिमांड को डिकोड करना। ये साइंटिफिक तरीका है। कैसे, जैसे DW मतलब अपनी लैंग्वेज में, हमारे आंसर राइटिंग के लैंग्वेज में DW को कहा जाता है डायरेक्टिव वर्ड्स, यानी वे शब्द जो आपके प्रश्न को दिशा देते हैं कि आपको प्रश्न समझ करके कैसा उत्तर लिखना है। तो जैसे देखिए, समीक्षा यानी एग्जामिन, ये DW है, डायरेक्टिव वर्ड है। तो सब कभी भी प्रश्न पढ़िए, सबसे पहले इसी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही आंसर लिख पाएंगे। तो देखिए, समीक्षा का मतलब होता है इन डेप्थ, गहराई में जाकर के, ठीक है, जो विषय पूछा गया है उसमें जितने भी टॉपिक या सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड, उसके मैकेनिज्म को डिकोड करना, यानी उसके संबंध को बताना, संबंध बताना, और तर्क के साथ। तो जैसे यदि पूछा है कि रुपए के मूल्य ह्रास, ये मूल्य ह्रास होगा, मूल्य ह्रास के प्रमुख कारण बताइए, समीक्षा कीजिए। तो आप सिंपल नहीं बता देंगे ABC ऐसे कारण है, आपको बताना पड़ेगा यदि ए कारण है तो कैसे संबंधित है मूल्य ह्रास से। इसी तरीके से टी, इसमें जो है, टी स्टैंड फॉर थीम, और सिंपल वर्ड में कहें, थीम मतलब टॉपिक जिस पर प्रश्न बनाया गया है। तो देखिए, प्रश्न किस पे बनाया गया है, रुपए का मूल्य ह्रास, रुपीज डेप्रिसिएशन, ये टी हो गया, थीम हो गया। तो यदि थीम की पहचान आप कर ले रहे हैं तो इसी पर इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। और भूमिका या इंट्रोडक्शन लिखने के 4 से 5 तरीके होते हैं, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपको आर समझना है। प्रश्न में आर मतलब रेफरेंस, रेफरेंस या इसे डायमेंशन, हिंदी में से संदर्भ या आयाम कहा जाता है, संदर्भ या आयाम। सिंपल वर्ड में कहें, कैसा संदर्भ, कैसा आयाम। इसका मतलब यह है कि जिस टॉपिक पर प्रश्न पूछा गया है, जिस थीम पर, जैसे रुपए का मूल्य ह्रास है, उसके किस एंगल पे क्या पूछा गया है। तो यदि इसको आपने पकड़ लिया तो इसमें पूरा मुख्य भाग लिखा जाता है, मुख्य भाग, मेन बॉडी। तो देखिए, एक रेफरेंस है R1 में, क्या है ये R1, मूल्य, रुपए का मूल्य ह्रास टॉपिक हो गया, लेकिन रेफरेंस क्या हो गया, पहला क्या है ये, एक चीजें बताना है, दूसरा इसके प्रमुख कारण क्या है, R2 कारण हो गया। तो यानी मुख्य भाग में 2 पार्ट हो गए, एक बताना क्या है, दूसरा बताना कारण क्या है, उसकी समीक्षा करनी है। ठीक है, और लास्ट में एग्जामिन, डिबेटेबल कीवर्ड है, ठीक है, जिसमें विचार विमर्श करना, इसलिए आपको लास्ट में कंक्लूजन देना होगा, निष्कर्ष लिखना होगा। तो देखिए, DWTRP के अकॉर्डिंग थीम हमारा है डीप रुपीज डेप्रिसिएशन, और इसी पर इंट्रो लिखना है। तो एक तरीका होता है इंट्रोडक्शन लिखने का कि आप करंट का कोई रेफरेंस दे करके, जैसे मिंट और इंडियन एक्सप्रेस का रेफरेंस है कि कहता है वैश्विक अनिश्चितताओं के और मजबूत अमेरिकी डॉलर की मांग के कारण रुपया
लगभग 90 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर को पार कर गया है। ठीक है, तो एक ये आपके लिए हो जाएगा इंट्रोडक्शन। दूसरा, इस फील्ड से रिलेटेड जो बड़ी पर्सनालिटी हैं, जैसे रघुराम राजन जी हैं, हमारे यहाँ आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उनका स्टेटमेंट है कि मुद्राएं जो रुपीज है, करेंसी है, देश की आर्थिक सेहत और वैश्विक विश्वास दोनों को दर्शाती हैं। यानी जितना मजबूत मुद्रा होगा उससे आपकी अर्थव्यवस्था प्रगति करेगी और बाहर के लोग, बाहरी देश उस पर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। इसलिए रुपए के मूल्य ह्रास को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संदर्भ में समझना आवश्यक है। एक तरीका ये हो गया इंट्रोडक्शन का, इंट्रो टू कोई आप दे सकते हैं। तीसरा, आप क्या करें, डिफाइन कर दे कि रुपए का मूल्य ह्रास का तात्पर्य है कि विदेशी मुद्रा की तुलना में, जैसे डॉलर, रुपए के मूल्य या उसके परचेजिंग पावर या उसकी क्रय शक्ति का कम होना। ठीक है, क्रय शक्ति का कम होना। और फिर उसका आप जो थियरी रिलेटेड है बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप बता सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बाजार के जो ताकत है, जो मार्केट फोर्स है, उससे डिसाइड होता है। ठीक है, तो आपने इस चीज को समझा दिया। तो तीनों में से कोई इंट्रो दे सकते हैं। एक चीज ध्यान देना जी, किसी प्रश्न में पहले पूछा है क्या है, तो आप यदि उस पार्ट को 30% लिख करके डील कर दें तो आपको अलग से इंट्रो देने की जरूरत नहीं होती है। ये भी बता देता हूँ। किसी क्वेश्चन में पूछा है पहले पार्ट में कि यह क्या चीज है, एआई क्या है, रुपए का मूल्य ह्रास क्या है, तो आप उसी को यदि 30% में डिफाइन कर दें तो आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया और क्वेश्चन का एक पार्ट भी डील हो जाएगा। तो आपकी इच्छा, यदि आप अलग से इंट्रो देना चाहते हैं तो मैंने बता दिया। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रुपए का मूल्य ह्रास क्या है। तो देखिए यहाँ पे ट्रैप क्या है। एक होता है शब्द मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन, इसे मूल्य ह्रास कहा जाता है जो प्रश्न में पूछा गया है। और एक शब्द होता है डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। तो हम आपको बेसिक पहले अंतर बता दें दोनों में। आपसे अवमूल्यन नहीं पूछा गया है तो गलती से अवमूल्यन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे उसमें आंसर लिखते समय। आपसे मूल्य ह्रास पूछा गया है। ठीक है, मूल्य ह्रास जो होता है इसका मतलब ये है कि रुपए के क्रय शक्ति में, करेंसी के परचेजिंग पावर में जो क्या आती है, कमी आती है, जो कमजोरी आती है, मूल्य ह्रास है। डी इवैल्यूएशन से भी यही होता है कि रुपए का मूल्य जो है वो कमजोर होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बाजारी शक्ति यानी मार्केट फोर्स जो है, सप्लाई डिमांड, सप्लाई और डिमांड, आपूर्ति और मांग के कारण बदलता है, ये घटित होता है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डी इवैल्यूएशन गवर्नमेंट जानबूझ करके करती है विशिष्ट उद्देश्य से। तो क्लियर हो गया। हम पढ़ने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन, जो मार्केट फोर्स के कारण घटित हो रहा है। गवर्नमेंट जानबूझ करके जो करती है डिवैल्यूएशन, वो अलग चीज है। तो अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को आप समझ सकते हैं कि अपने ही को ले लीजिए उदाहरण के तौर पे, जिसको गोलगप्पे पसंद है तो देखेंगे बचपन से लेकर के आज तक यदि हम गोलगप्पे खाते रहे हैं, यदि हमारा फेवरेट देखेंगे, बचपन में हम यदि 5 रुपए लेकर के जाते थे तो 5 रुपीज में, मतलब पैसा वही है, 5 रुपए में आपको कितने गोलगप्पे, लगभग 20 मिल जाते थे। छोटे थे हम लोग, मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अब जाएंगे वही गोलगप्पा 20 रुपए में 5 गोलगप्पा मिल रहा है, यानी 5 रुपए में कहीं जाकर के 1 गोलगप्पे मिल रहे हैं। कहने का मतलब रुपया वही है लेकिन आप कम क्या कर पा रहे हैं, क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं, यानी क्रय शक्ति घट गई है रुपए की। तो सिंपल, क्रय शक्ति का, परचेजिंग पावर का कमजोर होना ही क्या कहलाता है, रुपए का मूल्य ह्रास। लेकिन इसके पीछे जो रीजन मेन होता है वो क्या होता है, डिमांड सप्लाई फैक्टर। ठीक है, ऐसे और भी कारण है। तो आप क्या करें, यही पार्ट यदि लिख देंगे तो आपके लिए इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, क्वेश्चन का एक पार्ट भी डील हो जाएगा। तो देखिए लिखा, रुपए का मूल्य ह्रास वह स्थिति है जब भारतीय रुपए का मूल्य विदेशी मुद्रा जैसे कि डॉलर की तुलना में बहुत कमजोर हो जाता है और इसकी क्रय शक्ति घट जाती है। यानी 1 डॉलर खरीदने के लिए हमें अधिक रुपए देने पड़ते हैं। एक बाजार आधारित गिरावट है जो फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली में होती है। यह अवमूल्यन से भिन्न है जो सरकार द्वारा निश्चित विनिमय प्रणाली दर के तहत जानबूझ कर किया जाता है। तो ये स्वैच्छिक है, ये जानबूझ कर अवमूल्यन किया जाता है, ये बाजारी शक्ति द्वारा प्रभावित होता है। वैसे आप डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब देखिए 1 से 2 लाइन में, ज्यादा नहीं, या आप डायग्राम बना करके दिखा सकते हैं डेफिनेशन के बाद कि इंडियन रुपीज का हिस्टोरिक जो व्यू रहा है। तो देखिए आप ऐसे बनाना, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा रुपए का वैल्यू, ये हो जाएगा टाइम पीरियड,
ये इमेज बनाने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखो देखेंगे आप कि रुपया और डॉलर को कंपेयर करें तो जब स्वतंत्र हुआ था भारत तो 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, यानी डॉलर रुपया एक दूसरे के क्या थे, बराबरी पे थे। लेकिन धीरे धीरे एक डिक्लाइन दिखा रहा है, नीचे जाने का मतलब डिक्लाइन, गिरता गया रुपया लगातार, और अब आकर के मोदी जी के समय पे वर्तमान में 2025 में 90 रुपया, यानी 1 डॉलर बराबर क्या हो गया, 90 रुपया हो गया। यानी कोई अमेरिकन यदि यहाँ घूमने आता है तो 1 डॉलर यदि वह देगा यहाँ पर तो 90 रुपए के बराबर की चीजें खरीदेगा। ठीक है, तो वहां से कोई यात्री आता है तो समझ लीजिए उसके लिए तो मौज ही मौज है, ट्रेवल करना इजी है। लेकिन यदि हम अमेरिका जाते हैं तो हमें यदि वहां डॉलर में सारी चीजें खरीदनी है और हम रुपया जब देंगे, यानी हमें यदि 10 डॉलर भी खरीदना है तो आपको कितना 90 गुणे 900 रुपया देना पड़ेगा 10 डॉलर के लिए। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वहां टूर करना महंगा हो जाएगा। देखिए आपसे मेनली पूछा है, एक पार्ट हो गया कि क्या है अवमूल्यन, दूसरा है मेजर कॉजेज क्या है डिप्रिसिएशन के, मूल्यह्रास के। तो आप क्या करिए, दो पार्ट में बांट लीजिए। चूंकि ग्लोबलाइज्ड एरा में, वैश्वीकृत दुनिया में जो इकोनॉमी आइसोलेशन में फंक्शन नहीं करती है, अकेले नहीं चलती है, ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है। इसीलिए ट्रंप चाचा क्या करते हैं, बार बार धमकी देते हैं, ट्रंप सर धमकी क्या देते हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। तो इसलिए फैक्टर को ब्रॉडर ये कैटेगरी बनाइए वैश्विक कारक, जिसके कारण रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, और दूसरा बनाइए घरेलू कारक। जैसे इसमें देखें यदि पॉइंट नंबर 1, एक इशू है कि स्ट्रॉन्ग डॉलर, डॉलर इंडेक्स सर्ज करना, मतलब डॉलर का मजबूत होना कैसे होता है, जो अमेरिकी फेडरल बैंक है वो आक्रामक पॉलिसी बनाती है, नीति बनाती है और अपने इंडेक्स को बढ़ा लेता है। तो इससे जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं वो क्या होती है, उनके रुपए उनके जो करेंसी वो कमजोर पड़ जाती है। तो इससे ओवरऑल क्या होता है कि यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक्स मेक द डॉलर अ मैग्नेट करेंसी, यानी जो फेडरल बैंक की पॉलिसी है डॉलर को मैग्नेट बना देता है, चुंबक की तरह। और क्या करता है, पुलिंग कैपिटल अवे फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया, भारत जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था में रुपए को कमजोर कर देता है। इसी तरीके से यानी ये फेडरल बैंक की पॉलिसी हो गई ग्लोबल फैक्टर में। दूसरा है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो भू राजनीतिक तनाव चल रहा है, जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर है, रसिया यूक्रेन युद्ध है, रेड सी क्राइसिस है। ठीक है, इसी तरह मिडिल ईस्ट में टेंशन बना हुआ है। तो इसमें होता क्या है, यहां पर जहां पर अस्थिरता दिखती है मार्केट में, ठीक है, वहां से पैसा डॉलर निकाल लिया जाता है और सुरक्षित निवेश के लिए ले जाते हैं लोग, जहां पर उनको ज्यादा बेनिफिट हो और अर्थव्यवस्था क्या हो, स्टेबल। इसी तरह अगला कारण है राइजिंग ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, कच्चे तेल कहा जाता है कि जो ईंधन है वो अर्थव्यवस्था का इंजन होता है, और ईंधन में भी देखा जाए कितना भी हम प्रयास कर ले, क्रूड ऑयल क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे एनर्जी इकोनॉमी का। ठीक है, तो देखेंगे भारत 85% से अधिक कच्चा तेल अभी आयात करता है, और मिंट मतलब न्यूज़पेपर है समझ लीजिए, एक साइट है जो इकोनॉमी काम करती है। मिंट के अनुसार कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल $10 की वृद्धि व्यापार घाटा बढ़ाती है और डॉलर की मांग बढ़ाती है, जिससे रुपया कमजोर होता है। कहने का मतलब ये है कि जब तेल खरीदेंगे तो डॉलर में पे करना होता है, तो आप जब डॉलर पे करेंगे रुपया दे करके तो कहीं कहीं आपका रुपया क्या हो रहा है, यहाँ पे कमजोर हो रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है कई कारणों से। तो देखिए समीक्षा करने का मतलब यही होता है कि ऐसे पॉइंट मत बताइए, आप रिलेशन समझाइए। आपको रिलेशन समझाना पड़ेगा कि डॉलर, रुपया और कच्चे तेल का क्या संबंध है घटने बढ़ने में। ठीक है, इसी तरीके से एक फैक्टर है यूएस इंडिया ट्रेड डील अनसर्टेनिटी, जो भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध में जो अस्थिरता का दौर चल रहा है ट्रंप जी के कारण। देखेंगे वो बार बार कहते हैं हम 50% टैक्स लगा देंगे, फिर कहते हैं हम घटा देंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये कहीं ना कहीं प्रभावित करती है इन्वेस्टमेंट को। तो इसमें क्या है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर के जो अनिश्चितता है, इससे समझौते को अंतिम रूप देना क्या एक टफ कार्य है, और इससे आप देखेंगे निर्यात प्रभावित होता है, एक्सपोर्ट प्रभावित होता है। और जब एक्सपोर्ट मतलब अपने सामान को बाहर बेचना, सामान को क्या करना, बाहर बेचना। तो जब सामान आप अपना सेव भेजेंगे अमेरिका में, सामान अमेरिका भेजेंगे, यूएसए भेजेंगे, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा।
ठीक है, डॉलर मिलेगा। तो इससे आपके पास डॉलर जैसे जैसे भंडार बढ़ता जाएगा, आपका रुपया भी क्या होगा, समझ लीजिए, कंपैरेटिवली मजबूत होता जाएगा। और यदि हम बाह्य कारक देखें, हाँ, अब आ जाते हैं हम इंटरनल, जो डोमेस्टिक घरेलू कारण है रुपया कमजोर होने के पीछे। तो इसमें कहा गया है कि व्यापार घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट, आप पढ़े होंगे। इसमें जब आपका निर्यात कमजोर हो जाता है और आयात आप ज्यादा करते हैं, तो आयात करने का मतलब बाहर से चीजें मंगाना, तो आप क्या करेंगे, डॉलर बाहर भेजेंगे। निर्यात कमजोर है, कम है, तो डॉलर आपके यहाँ आ नहीं रहा है, इससे रुपया क्या होगा, कमजोर होगा। तो इसमें देखिए रिलेशन दिखाया गया है। और इसमें डेटा भी है कि अक्टूबर 2025 में जो मर्केंडाइज निर्यात एक्सपोर्ट है वो घट गया 11-12% लगभग, और आयात 16% बढ़ गया। निर्यात कमजोर होने और आयात में तेज बढ़ने के कारण व्यापार घाटा बढ़ता है और रुपए पर अतिरिक्त दबाव डाला पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी तरीके से एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारा एफर्ट है, वो स्लो रहा है। और उसके कई कारण है, वैश्विक मांग की कमजोरी, जो ग्लोबल डिमांड कम हो रहा है, और जो सप्लाई चेन में बाधा आ रही है कंजर्वेटिव पॉलिसी के नाते हर कंट्री के, ठीक है, युद्ध के नाते, तो इससे हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का प्रवाह कम हो गया है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कैपिटल आउटपुट फ्लो, तो देखेंगे मनी कंट्रोल और इकोनॉमिक टाइम का एक सर्वे है, इसमें कहा गया है कि एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी लोग हमारे भारत में शेयर मार्केट में या कहीं पर भी जो निवेश किए हुए हैं 2023-24 में, उसमें एक सर्ज देखा गया बाहर करने का, बहुत तेजी से पैसा यहां से निकाला गया। अभी देखेंगे शेयर मार्केट पर भी प्रभाव पड़ रहा है उसका। और एक डेटा है कि 2025 में लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपया भारतीय मार्केट से विदेशी लोग बाहर लेते गए। तो इसने क्या किया, जब बाहर गया डॉलर, यहां से पैसा बाहर निकल के गया, तो इससे कहीं ना कहीं रुपए पर बहुत असर पड़ा, कमजोर हुआ रुपया। साथ साथ जो हमारे यहाँ पर क्या, हमारे यहाँ मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो मुद्रास्फीति बढ़ने का मतलब ही होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब ही होता है कि रुपया कमजोर हो रहा है। तो ये थे बाहरी और विदेशी और घरेलू कारक जो रुपए के अवमूल्यन के लिए जिम्मेदार है। इसी तरीके से एक है हाई गोल्ड इंपोर्ट, गोल्ड का हम खूब आयात कर रहे हैं धड़ल्ले से, देखेंगे दाम बढ़ के पहुंच रहा है 1,30,000, 25,000, और फिर भी खरीदे जा रहे हैं। जाके देखिए तनिष्क और जो भी दुकानें हैं, वहां पर आप देख सकेंगे कि इतनी ज्यादा भीड़ है कि लगेगा कि वह रुपया जितना सोना महंगा हो रहा है उतना ज्यादा हम खरीदते जा रहे हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि रुपया हमारी संस्कृति से जुड़ा है। शादी विवाह में, सॉरी सोना, गोल्ड, तो शादी विवाह में क्या करते हैं, हम देखेंगे आभूषण पहनते हैं, लेन देन करते हैं, इसलिए हम खूब इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट करने से हमारा डॉलर बाहर जा रहा है। डॉलर बाहर जाएगा तो रुपया ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर कमजोर होगा। तो एक डेटा है कि 2025 में सोने का आयात 200% बढ़ गया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इससे क्या है कि कहा जाता है स्वर्ण भंडार का बढ़ना तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन आयात में जो वृद्धि हुई उसके कंपैरिजन में जो नुकसान है उसकी भरपाई ये नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर हैं, आप दीजिए। अब निष्कर्ष की बात करें, कई निष्कर्ष हैं। एक आप दे सकते हैं कि जैसे रुपए का अवमूल्यन वैश्विक अस्थिरता और घरेलू मैक्रो आर्थिक कारकों का संयुक्त परिणाम है। यानी अब इस समराइज्ड कंक्लूजन बोलते हैं, आप समरी दे रहे हैं, निचोड़ दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, एक दो लाइन में। मुद्रा स्थिरता के लिए निर्यात सुदृढ़ करना, स्थिर पूंजी प्रवाह बढ़ाना और मुद्रास्फीति नियंत्रण आवश्यक है। तो एक तो आपने समराइज किया एक लाइन में क्या कारण है, दूसरा आपने सुझाव दिया। तो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ कंक्लूजन है, सुझाव और समराइज, संक्षिप्तीकरण का एक नियम है कंक्लूजन का। एक है करंट स्पेसिफिक, जिसमें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सजेशन को कोट कर सकते हैं कि आरबीआई और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति, विविधीकृत निर्यात रणनीति और ऊर्जा सुरक्षा रुपए को दीर्घकाल में स्थिर कर सकते हैं। यानी इकोनॉमिक सर्वे और आरबीआई दोनों कह रहा है यदि आपको रुपए को मजबूत बनाना है, स्टेबल बनाना है, तो आपको इन फैक्टर पे क्या करना होगा, फोकस करना होगा। इसी तरीके से आप कोर्स भी दे सकते हैं यदि आपकी तैयारी है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जैसे एडम स्मिथ कहते हैं कि स्थिरता, स्टेबिलिटी इज द की टू प्रॉस्पेरिटी। स्थिरता क्या है, समृद्धि की कुंजी है। एक स्थिर और पूर्वानुमेय रुपया भारत की विकास यात्रा के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो एक निष्कर्ष हो जाएगा आपका। अब देखिए
इसी तरीके से आपके पास एक निष्कर्ष और है, स्थिर रुपया तभी संभव है, मतलब बता रहा है कि कब संभव है, कैसे। स्थिर रुपया तभी संभव है जब मौद्रिक नीति, राजकोषीय अनुशासन और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार एक साथ काम करें और भारत के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाए। ठीक है, तो यहां देखिए समय के अभाव में मेरा जो पर्पस था वो था कि कंटेंट भी कवर कर लें और आपको एक अप्रोच दे दें। आप देखिए कि क्या आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, आपने जो पढ़ा है न्यूज़पेपर से, करंट से, तो आप कमेंट करके बताइए कि और क्या महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं कि रुपया जिसके कारण डीवैल्यूएट हो रहा है। ट्रेडिशन से हट करके इनोवेटिव आर्गुमेंट बताइए। तो आपको हम क्या करेंगे, जैसे ट्रंप को मिला है, नोबेल प्राइज के चक्कर में थे बेचारे लेकिन मिला नहीं ट्रंप जी को, तो उनको दिया गया फीफा, अपने देखिए अपने ही लेके पहन लिए फीफा जो पीस प्राइज, तो हम आपको पीसेस अभ्यास की तरफ से पीस प्राइज देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।